नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो यूसीसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में आज का दिन बड़ा होगा। यूसीसी रूलिंग एंड इंप्लीमेंट कमेटी मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। 2 वॉल्यूम में यूसीसी की रिपोर्ट और नियमावली तैयार की गई है। 400 पेज की रिपोर्ट और 200 पेज की नियमावली बताई जा रही है। सचिवालय में 1 बजे इसको लेकर मीटिंग रखा गया है। तो यूसीसी लागू करने की दिशा में आज अहम दिन माना जा रहा है। यूसीसी रूलिंग की बुकलेट आज बनकर तैयार हो गई है, जिसे पुष्कर सिंह धामी को सौंपा जाएगा। बातचीत करने के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, यूसीसी की ओर एक और बड़ा कदम आज का दिन माना जा सकता है। किस तरह से इसका पूरा प्रारूप होगा, जरा समझाइए। देखिए नीलू, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की दिशा में जो प्रयास शुरू किए गए थे उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। 27 मई 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। मार्च 2024 में इसको राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई थी, जो ड्राफ्ट कमेटी ने सौंपा था। उसके बाद फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बनाई थी जो इसकी रूलिंग और मैनुअल का काम करेगी, रूल बनाने का काम करेगी। उस कमेटी ने 7 अक्टूबर को ये काम कंप्लीट कर दिया था। 7 अक्टूबर के बाद कमेटी ने बाकायदा प्रेस वार्ता भी की थी। उसने बताया था कि हमने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उनका एक फॉर्मली एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ये पब्लिकेशन के लिए गई थी, अब बुक पब्लिक होकर आ चुकी है। जो इसकी रूलिंग बुक है, जो इसकी मैनुअल बुक है, जो मैनुअल बुक है वो करीब 400 पेजों की और जो रूल बुक है वो 200 पेजों की है। उसको आज यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी थी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, वो आज सचिवालय में 12 से 1 बजे के बीच मुख्यमंत्री को ये दोनों जो रूलिंग और मैनुअल बुक है उनको सौंप सकते हैं, उनको सौंपेंगे। और इसके बाद जो आगे का प्रोसेस होगा, मुख्यमंत्री इसको विधायी विभाग को भेजेंगे। विधायी विभाग इस पर अपनी मुहर लगाएगा, वो परीक्षण करेगा इस रिपोर्ट्स का कि इसमें क्या कुछ है। विधायी विभाग जब हरी झंडी देगा, उसके बाद जो सबसे बड़ा काम इस दिशा में होगा वो तमाम कर्मचारियों को, स्टेट से लेकर ब्लॉक लेवल तक कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर अगर कोई केस आता है तो उसको किस तरह से उसका इम्प्लीमेंट किया जाना है, क्या क्या प्रावधान है। कर्मचारियों के लिए बाकायदा इसके एक अलग से ट्रेनिंग सेशन इसके लिए चलाया जाएगा। बहुत संभावना इस बात की है कि राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को जब उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा, मुख्यमंत्री उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की घोषणा कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील। और कांग्रेस केदारनाथ चुनाव जीतने का दावा कर रही है, लेकिन आमने सामने के चुनाव में कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा। तो निर्दलीय के चुनाव लड़ने पर एक जीत तो एक हार मिली। ऐसे में इस बार क्या निर्दलीय पर कांग्रेस की नजर है, देखिए जरा ये रिपोर्ट। 20 नवंबर को केदारनाथ सीट पर उपचुनाव होना है। 2002 में अब तक केदारनाथ सीट पर 5 चुनाव हो चुके हैं, जिसका रिकॉर्ड कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा है। 2002 और 2007 में बीजेपी कांग्रेस के टक्कर में बीजेपी जीती। साल 2012 में आमने सामने का चुनाव कांग्रेस जीती। 2017 में 2 निर्दलीय चुनाव लड़े तो बीजेपी चौथे नंबर पर चली गई, कांग्रेस चुनाव जीत गई। वहीं 2022 में एक निर्दलीय चुनाव के लड़ने पर बीजेपी जीती और कांग्रेस तीसरे नंबर पर खिसक गई। ऐसे में सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है और कांग्रेस को बीजेपी के मुकाबले जीत तब मिली जब ज्यादा निर्दलीय लड़े। तो क्या इस बार भी कांग्रेस यही चाहेगी? हमें चुनाव लड़ना है और हमें कांग्रेस पार्टी को वहां पर चुनाव लड़कर जीतना है। हमारा ध्यान इस पर है। कौन बीजेपी की तरफ से कौन लड़ता है, उनका निर्दलीय कौन लड़ता है, ये कांग्रेस का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भी आपको पता लगेगा। हम इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। केदारनाथ में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ने और जीतने का दावा कर रही है, तो सामने बीजेपी का सिस्टम और मैनेजमेंट है। लेकिन बीजेपी के सामने उम्मीदवार तय करना चुनौती है और जो उम्मीदवार नहीं बनेगा तो अगर निर्दलीय चुनाव लड़ा तो कांग्रेस को फायदा हो सकता है। बीजेपी के दावेदारों में पूर्व विधायक आशा नोटियाल है, जो 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुकी हैं। वहीं पूर्व विधायक शैला रानी की बेटी ऐश्वर्या रावत भी टिकट चाहती हैं, ताकि मां की राजनीति आगे बढ़ाई जाए। वहीं 2017 और 2022 में चुनाव लड़ चुके कुलदीप रावत भी दावेदार हैं, जो निर्दलीय लड़कर एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस का खेल खराब कर चुके हैं। टिकट एक को मिलेगा तो बाकी क्या फैसला होगा, ये वक्त बताएगा। कुलदीप रावत जी ने
अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है और जितने भी लोग दावेदारी प्रस्तुत करते हैं अपने विषय को बताते ही हैं। अध्यक्ष के नाते मेरे से भी उन्होंने भेंट की है और मुझे पूरा विश्वास है पार्टी द्वारा जब भी प्रत्याशी घोषित होगा तो प्रत्याशी की चाहे उनके पक्ष में निर्णय हो चाहे किसी और कार्यकर्ता पक्ष में निर्णय हो, मैंने उनसे कहा है कि पार्टी के पक्ष में सब लोगों को इकट्ठे होकर उस सीट को जीतना है। साफ है केदारनाथ में बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले मजबूत पोजीशन में है, लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे और अगर लड़े तो किसका खेल बनेगा या बिगड़ेगा, ये बीजेपी का उम्मीदवार घोषित होने के बाद तय होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और उत्तराखंड की खबरों के बीच हम आपको बता दें, बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी सीजेएम आवास पर करवाई गई है। सुरक्षा कारणों से आवास पर ही पेशी करवाई गई है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कोर्ट ना ले जाकर सीजेएम आवास पर ही बहराइच हिंसा के आरोपियों की पेशी करवाई गई है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से यह कदम उठाया गया है, क्योंकि जिस तरह से यह पूरा मामला संवेदनशील है, आज जुमा भी है और इन सब को देखते हुए हालांकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, लेकिन फिर भी पुलिस का कहना है कि सुरक्षा कारणों से सीजेएम आवास पर भी इन सभी जो 5 आरोपी हैं उनकी पेशी करवाई गई है। सुरक्षा कारणों का हवाला इसको लेकर दिया गया है और इसी वजह से अब सीजेएम हाउस में ही इस पर आवास में पेशी करवाई गई है। मनोज शर्मा इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है? क्यों नहीं कोर्ट ले जाया गया? सीजेएम आवास पर क्यों पेशी करवाई जा रही है? आज पुलिस सुबह 5 आरोपियों को तालिब और जो सरफराज है जो मुठभेड़ में पकड़े गए उनको 5 को लेकर पुलिस भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो अपर जिला जज पूनम पाठक है उनके आवास पे लाई है, उनके सामने पेश किया है। तो सुरक्षा का हवाला देते हुए पुलिस ने ये कदम उठाया है कि भारी पुलिस बल यहाँ तैनात थी और इसको लेकर वज्र वाहन से इन 5 आरोपियों को लेके आई है, क्योंकि जो बहराइच है आज जुमे की नमाज भी है, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पुलिस ने तय किया कि अपर जिला जज के सामने उनके आवाज से पेश किया जाए, क्योंकि कोर्ट पे जो जाने वाले रास्ते थे वहां से जो जिला अस्पताल रास्ते की दूरी कम थी, तो इनकी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए भारी पुलिस की मौजूदगी में को अंदर पेश किया गया। अब कोर्ट के जो जज के सामने उनको पेश किया गया है। तो पुलिस ने अगर इसकी रिमांड की मांग करी होगी तो जज उनके कागजों के आधार पर उनको रिमांड देगी। अगर इनकी पुलिस की जांच पूरी हो गई है तो पुलिस उनको जो डायरेक्ट यहाँ से जज उनको जेल भेजेगी, क्योंकि जो पुलिस को काफी सबूत मिल गए हैं, वेपन भी मिल गया है, जो वेपन इस्तेमाल किया गया था। कि जहाँ तक संभावना ये जताई जा रही है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं इस घटना को लेकर। कभी पुलिस डायरेक्ट इनको यहाँ लाई है, हो सकता है कि इनको जेल भेज दे या फिर और पूछताछ के लिए या जो और लोग लंबी पूछताछ जो भी करनी होगी उसके लिए रिमांड की मांग कर सकती है। बिल्कुल मनोज, इन 5 आरोपियों को सीजेएम आवास पर पेश किया गया है कोर्ट ना ले जाकर। क्या हम इसको ये इस तरह से माने कि जो जिस तरह से हिंसा हुई दुर्गा पूजा के दिन और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से इस हिंसा के बाद जो दूसरे समुदाय के लोग थे वो भी सड़कों पर उतरे, उसके बाद आगजनी हुई, बहुत सारी घटनाएं हुई। तो इन तमाम कारणों से कि आज चूंकि जुमा भी है, नमाज भी अदा करना है और कोर्ट में बहुत सारे लोगों का आना जाना भी रहता है, इन्हीं तमाम वजहों से, इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सीजेएम आवास में पेश किया गया है। जो जलूस के दौरान हिंसा हुई थी, दो समुदाय के लोगों के बीच में विवाद हुआ था, एक हत्या भी हो गई थी, लेकिन जिसको लेकर भारी तनाव बहराइच और आसपास के जो जिले उनमें भी मौजूद है और जिसको देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने आज जुमे की नमाज भी है उसको ध्यान में रखते हुए भी पूरे शहर में। मनोज, इस वक्त राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव के पास सीधे लिए चलते हैं। राजीव, बताइए जा रहा है कि जो 5 आरोपी थे, जहां पर आप खड़े थे, जिस कोर्ट में आप खड़े थे वहां पर लेकर जाना था, लेकिन अब वहां पर ना ले जाकर सीजेएम हाउस पर लेकर जाया गया है। क्या वजह इसके पीछे बताई गई है? सुरक्षा कारण या फिर जो स्थिति बनी है पिछले दिनों बहराइच में उसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया? देखिए, बहराइच हिंसा के बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश था और यही कारण था कि पुलिस को यह आशंका थी कि अगर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहां पर मौजूद वकील इन आरोपियों की पिटाई कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस के कुछ अफसर अंदर गए थे, उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन वो शायद मानने को तैयार नहीं थे। ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना न हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, तो ये फैसला लिया गया कि अब इन्हें कोर्ट की बजाय सीधे आवास पर पेश किया जाएगा, वहीं उनको पेश किया जाएगा। जिसके चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त
भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इन सभी 5 आरोपियों को जजेस कॉलोनी लाया गया है, जहां पर आवास पर, जज के आवास पर इन आरोपियों को पेश किया गया है। अब से कुछ देर बाद इस बात की जानकारी मिलेगी कि क्या पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग की गई है या फिर पूरी पीसीआर की मांग न होने के चलते इन्हें न्यायिक हिरासत पर जेल भेज दिया गया है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा कारणों के चलते ही फिलहाल कोर्ट में न पेश करके जजेस कॉलोनी में लाकर इन सभी आरोपियों को पेश किया गया। आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वज्र वाहन आरआरएफ की फोर्स और जो पुलिस पीएसी के तमाम जवान हैं, अधिकारी हैं, उनके अगुवाई में इन सभी आरोपियों को लाया गया है और कोशिश ये की जा रही है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो पहला टास्क था, क्योंकि जो इन सभी आरोपियों की, चलिए ठीक है राजीव, जैसे ही इनको पेश कर दिया जाता है और क्या खबर वहां से निकलती है कि क्या जुडिशियल कस्टडी में इनको भेजा जाएगा या पुलिस अपनी कस्टडी में लेगी, वैसे हम आपके पास दोबारा आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। एक बार फिर से लौटते हैं उत्तराखंड की खबरों की तरफ। तो बुधवार को केंद्रीय चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर को पिथौरागढ़ के रालम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, जिसके बाद कल सुबह सीईसी के साथ 4 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो अब सामने आया है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पायलट ने जहां हेली को लैंड किया वहां भी जगह बहुत ज्यादा कम थी, बावजूद इसके पायलट ने सभी 4 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। रालम 12,000 फीट की ऊंचाई पर है, जहां पर सीईसी की टीम को 16 घंटे रुकना पड़ा, वो भी बिना किसी संसाधन के। लेकिन इस दौरान बेंगलौर के एक ट्रैकर सीईसी के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। ट्रैकर 2 स्थानियों के साथ रालम ग्लेशियर जा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सीईसी की टीम को देखा तो उनके लिए आग जलाई, वहां पर नूडल्स पकाकर उन्हें खिलाया। आग के कारण ही सीईसी की टीम कड़कड़ाती ठंड में खुद को बचा पाई। असल में इन दिनों रालम गांव माइग्रेशन के कारण पूरी तरह से खाली पड़ा है और यहां पर कोई भी नहीं है। जिस तरह से यहां पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई वो तो अच्छा रहा, वहां पर कुछ ट्रैकर थे जिसकी मदद से रात गुजार पाए सीईसी। राजीव कुमार। अल्मोड़ा नगर निगम सहित जिले भर में गुलदारों का आतंक बढ़ गया है। दर्जन भर स्थानों पर वन विभाग ने पिंजरे लगाए। नगर के चीना खान में एक गुलदार पिंजरे में कैद हुआ, जिसे देखने के लिए भारी तादाद में लोग सुबह सुबह ही पहुंच गए। लोगों ने कहा कि अक्सर यहां पर 2 गुलदार दिखाई देते थे, एक पकड़े जाने से राहत है, दूसरे को पकड़ने के लिए वन विभाग से पिंजरा लगाने की अब वो लोग मांग कर रहे हैं। एडम्स का जो गेट है उससे नीचे ये मैनेजर का आवास है, उसके नीचे लगाया। यहाँ अक्सर 2 बाघ मिशन कंपाउंड में अक्सर 2 बाघ आते रहते हैं। आज ये एक बाघ पिंजरे में आ गया है और फिर पिंजरा लगाया जाएगा और दूसरे बाघ को भी पकड़ा जाएगा। और रुड़की से बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर दरअसल एक मीस के बर्तन में चूहे का वीडियो वायरल हो रहा है। कढ़ाई और प्रेशर कुकर में चूहे नजर आ रहे हैं। यह वीडियो आईआईटी रुड़की की राधाकृष्ण मेस का बताया जा रहा है। बर्तनों में चूहे का वीडियो सामने आने के बाद छात्रों ने हंगामा खड़ा कर दिया। इस मेस में 400 से ज्यादा छात्र खाना खाने आते हैं। आईआईटी मीडिया सेल ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। हरिद्वार में सर्वानंद घाट के पास एक खोखे में मांस पकाए जाने की सूचना पर स्थानीय युवाओं ने पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। खोखा चलाने वाले व्यक्ति के साथ उसके समर्थन में आए एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो भी सामने आया, जिससे कुछ युवा 2 लोगों को डंडों और लात घुसों से पीटते नजर आ रहे हैं। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मांस पका रहे व्यक्ति का चालान किया। हालांकि मारपीट करने वाले युवकों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि हरिद्वार का शहरी क्षेत्र मांस मदिरा प्रतिबंधित क्षेत्र है। शराब और मांस का सेवन करना यहां पर गैर कानूनी है। और सरकार सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को लेकर सख्त है, लेकिन नैनीताल में सरकारी कर्मचारी ही सरकारी भवनों पर सालों से कब्जा जमाए हैं। अब नए कर्मचारियों के लिए आवास नहीं है। पुराने कर्मचारी घरों पर कुंडली जमाए बैठे हैं, वो भी तब जब सीएम पोर्टल में शिकायत के बाद भी ये घर खाली नहीं हो सके। नैनीताल में सरकारी जमीनों से ज्यादा सरकारी घरों पर कब्जा है। अकेले पीडब्ल्यूडी के 34 से ज्यादा बिल्डिंगों पर कर्मचारी कुंडली जमाए बैठे हैं। नोटिस देने के बाद भी सालों से ये घर खाली नहीं हो सके। पुराना राजभवन,
कुंता खान, धोबी घाट, स्प्रिंग डील, कलर क्वार्टर में रिटायर्ड कर्मचारी अब भी मौज काट रहे हैं। वहीं नैनीताल से तबादला हो चुके कर्मचारियों के परिवार भी विभाग को चूना लगा रहे हैं। हालांकि 4 बार इसकी शिकायत सीएम पोर्टल में कर दी गई, लेकिन कार्रवाई अब भी 0 ही है। इस पर आज तक जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा जो है मुझे बार बार फोन के द्वारा अवगत कराया गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है सरकारी संपत्ति पर और आवासों पर उस पर कोई भी कार्रवाई जो है नहीं की गई है, जिस कारण जो है जो आज की डेट में कर्मचारी कार्यरत हैं वो बाजार में जो है प्राइवेट सरकारी आवासों में 10-10 हजार रुपये दे के रह रहे हैं। गौरतलब है कि रिटायर्ड या ट्रांसफर होने के बाद 4 महीने में घर को खाली करने का नियम है, मगर कई सालों से ये आवास खाली ही नहीं हो सके हैं, जिसकी वजह से नए कर्मचारियों के लिए घरों की हो रही कमी के बाद कई बार इन आवासों को खाली करने व रिकवरी के लिए विभाग से लेकर सरकार तक को लिखा जा चुका है। मामला संज्ञान में आते ही हम लोग ने आइडेंटिफाई किया है, तो लगभग 34 लोग ऐसे हैं जो या तो सेवानिवृत्त हो गए या कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो गया, जिनका उनको सबको 2 या 3 नोटिस हम लोग दे चुके हैं। इवन उनकी लाइट और ये पानी का डिसकनेक्ट करने के लिए यूपीसीएल को और जल संस्थान को भी पत्र भेजा जा चुका है कि इसमें तत्काल इसमें डिसकनेक्ट करें, जिससे वो लोग जल्द से जल्द खाली कर दें। बहरहाल पीडब्ल्यूडी तो सिर्फ एक बानगी है और नैनीताल में लगभग सभी विभागों का हाल ऐसा ही है। रामनगर में पुंछड़ी में हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई वन विभाग ने तेज कर दी है। पहले चरण में 141 घर हटाए जाने हैं। 141 घरों से वन भूमि छुड़ाने के लिए वन विभाग बिजली और पानी के कनेक्शन काटने की तैयारी में है। इन घरों के मालिकों को प्रशासन ने 3 दिन का समय दिया। सत्यापन के दौरान यहां अधिकतर लोगों ने खुद को बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का बताया। रुद्रप्रयाग में बीजेपी का सदस्यता अभियान खासा जोर दे रहा है। सदस्यता अभियान पर इतनी ज्यादा फोकस है कि केदारनाथ चुनाव में इसका फायदा पार्टी को मिले। पूरे जिले में अब तक 40,000 भाजपा के नए सदस्य बन चुके हैं। वहीं भाजपा इसे केदारनाथ उपचुनाव जीत के लिए बेहद अहम बता रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पवार का कहना है कि जितने ज्यादा लोग भाजपा से जुड़ेंगे, चुनाव में उतना ज्यादा फायदा पार्टी को मिलेगा और हम उपचुनाव बड़े अंतर से जीतेंगे। अभी लगभग हमारे 40,000 के आसपास हमारा जनपद रुद्रप्रयाग में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा सदस्यता ली गई और अभी ये कार्यक्रम आगे 30 तारीख तक है। मैं समझता हूँ कि काफी संख्या इसमें इजाफा होगा। पौड़ी में लोक निर्माण विभाग के बाद अब श्रीनगर में नगर निगम भी के अधीन आने वाली खस्ता हाल सड़कों की हालत सुधरने जा रही है। श्रीनगर के तमाम वार्ड को जाने वाले करीब 18 सड़कें बरसात के बाद से खस्ता हाल हैं, जिनकी मरम्मत कार्य के लिए 1 करोड़ 71 लाख का एस्टीमेट दिया गया है नगर निगम ने अपनी तरफ से। खस्ता हाल सड़कें राहगीरों के साथ वाहन चालकों की दिक्कत बढ़ा रही है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है। नगर निगम में अभी बरसात के कारण हम लोग इसका काम नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि बरसात का सीजन समाप्त हो गया और आंतरिक मार्गों पे जो नगर निगम क्षेत्र आंतरिक मार्ग हैं उनमें गड्ढे मुक्त किए जाने हेतु हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है और निकट भविष्य में इनके निविदा टेंडर कराते हुए इनको कार्य करवा लिया जाएगा। टिहरी जिले के भिलंगना घाटी के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिली है और आपदा प्रभावितों को जल्द ही आशियाना मिल जाएगा। जिलाधिकारी पुनर्वास समिति की बैठक में भिलंगना और बालगंगा घाटी के आपदा प्रभावितों के विस्थापन के लिए 5 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर कर दिए गए और पहले चरण में सबसे अधिक प्रभावित तिनगढ़ गांव सहित पास ही के 108 परिवारों का विस्थापन किया जाएगा। डीएम ने बताया कि तिनगढ़ आपदा प्रभावित गांवों का सर्वे पूरा हो चुका है और सर्वे रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले तिनगढ़ और आसपास के परिवारों का विस्थापन होगा। विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है और उसमें भूमि का चयन हो चुका है। जियोलॉजिकल स्टडी में उसको उपयुक्त पाया गया है। सभी गाँव वासियों के साथ सहमति हो गई है और कल हमने बैठक करके उसको अनुमोदित भी कर दिया है। अब अभी तो सर लगभग 50 परिवारों की जमीन की खरीदारी हो गई है। 20 लोग बाकी हैं। बाकी जो विस्थापन भूमि है वहाँ पे रोड की सर्वे चल रही है। बाकी सब प्रक्रिया में ही है सारा काम।
कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लगे हुए अल्मोड़ा वन प्रभाग के जंगल में एक नया टूरिज्म जोन खोला गया है। मोहान में स्थित इस टूरिज्म जोन के ट्रायल में भी इसे अच्छी सफलता मिली है। मोहान का इस टूरिज्म जोन 15 नवंबर से पर्यटकों के लिए पूरी तरह खोलने की योजना है। इस जोन में जमकर वाइल्ड लाइफ के दीदार हो रहे हैं। टूरिज्म के लिए नया जोन खोले जाने से स्थानीय निवास और पर्यटन कारोबारियों में उत्साह है। उन्हें इस जोन के खुलने से यहाँ कारोबार की संभावनाएं नजर आ रही हैं। जो मोहन टूरिज्म जोन खुला हुआ है उससे जो है बहुत सारा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वहाँ पे परोक्ष अपरोक्ष रूप से लोगों को कुछ न कुछ वहाँ पे से रोजगार मिलेगा और वहाँ से जो पर्यटन का भी बहुत अच्छा रुझान आ रहे हैं और वाइल्ड लाइफ भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। उधर बीते सत्र में ट्रायल 1 महीने खुले इस जोन में पर्यटकों की अच्छी आवाजाही रही, जिससे वन विभाग भी उत्साहित है। अब विभाग यहाँ सुबह शाम 15-15 जिप्सियों में पर्यटकों की सफारी कराएगी। साथ ही स्थानीय लोगों को नेचर गाइड के रूप में रोजगार से जोड़ा जाएगा। मुख्य जो हमारा फोकस है, एक तो जो सफारी का मार्ग है उसको दुरुस्त कर लें ताकि गाड़ियों के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ साथ लोकल रोजगार को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है उसको वहाँ पे गाइड को रजिस्ट्रेशन करेंगे। गाइड में यंग बच्चे होंगे जो 11th 12th पास कर चुके हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास के जंगल वाइल्ड लाइफ से भरपूर है। ऐसे में एक और जोन खुलने से पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी फायदा होगा। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। पौड़ी जिले के 2 युवा पैदल ही 4 धाम के दर्शन को निकले। थलीसैंड क्षेत्र में राजेंद्र और हैरी 4 धाम के कपाट बंद होने से पहले चारों धामों के दर्शन करने निकले हैं। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की भारी कमी है। एनएमसी के मानक के अनुसार 90 फैकल्टी की आवश्यकता है, जबकि सिर्फ 54 ही फैकल्टी काम कर रही है। रामनगर में पुंछड़ी में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को विभाग ने नोटिस दिया और जल्द ही बुलडोजर की कार्रवाई होगी। वन विभाग ने 151 घर चिन्हित किए हैं। पौड़ी में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हुड़दंग करने वाले 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल निर्माण के दौरान निकाला गया मलबा सोंद और मजगांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। टनल का मलबा लोगों के खेतों तक पहुंच गया है। विकासनगर में 65 लाभार्थी परिवारों को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से चेक वितरण किए गए। साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान की भी विधायक ने बात कही। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नैनीताल में 1 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी गई। टिहरी जिले के अंतिम गांव गेवाली में सड़क, स्वास्थ्य, संचार सहित 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीणों की भूख हड़ताल डीएम के आश्वासन के बाद खत्म की गई। हरिद्वार के डीएम कमेंद्र सिंह ने बस स्टैंड पर पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और परिवहन निगम के अधिकारियों से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में 4 दिवसीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप की शुरुआत की गई, जिसमें पंजाब पुलिस, रेड आर्मी और रेलवे समेत 10 टीमें भाग ले रही।